हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। एनीवेज, आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपना चल रहा था कौन सा लेक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। और क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ के आ चुके थे इंट्रोडक्शन का पार्ट, जिसमें आपके पास सारी 9th-10th की बातें थी। आज जो डिस्कस कर रहे हैं, यानी कल जो लेक्चर था वो अपने पास क्या था, एटॉमिक रेडियस का। तो वहाँ पर हमने ना एक छोटा सा डाटा नहीं पढ़ा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, उसको मैं एक अलग लेक्चर में लेके आपके पास कैलकुलेट कर लेंगे कि एक्चुअल में जेड इफेक्टिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है वो कैसे निकालते हैं, किस तरह से उसको इवेलुएट किया जाता है। तो वहाँ वो थोड़ा एमसीक्यू का पोर्शन हो जाता है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट टाइम देके 8-10 मिनट का लेक्चर बना के वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या डिस्कस करने वाले हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वो वाला जो पार्ट है वो सेलेटर रूल का है। सेलेटर रूल हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए और स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास अगर नोट्स हो या आपके पास बुक्स हो, उसमें दिया भी हो, तो वहाँ कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अभी आपके पास होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग अभी थोड़ा साइड रख सकते हैं, या फिर हम लोग किसी लेक्चर को छोटा करके वहाँ पर हम लोग टैली कर देंगे। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या डिस्कस करने आ रहे हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहे चाहे कोई पोटेंशियल कहे, बात एक ही है, ध्यान रखना। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहे चाहे पोटेंशियल कहे, आपके पास बात एक ही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है। आयनाइज का मतलब जैसे आपके पास ये कोई एलिमेंट है पर्टिकुलर, ये उसका इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। किसके कहता है? कि किसी आपके पास एटम की बात करेगा कि भाई किसी भी मेटल से अगर आप लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, जैसे हमारे पास कोई मेटल ले लीजिए, ये मेटल ले लिया, इस मेटल को आप लोग कुछ एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी, तो वो किस में चेंज हो गया? आपके पास मेटल आयन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? मेटल आयन में। तो दिस इज नॉन एज, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी का या आयनाइजेशन पोटेंशियल का। बात आपके पास एक ही रहेगी। तो अगर आप डेफिनेशन लिखते हो, हालांकि आपको मिल जाएगा, अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो लिखिए आपके पास द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। वो कम से कम एनर्जी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, कब? कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये पर्टिकुलर एलिमेंट है, इस एलिमेंट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या कहला रही है? वो कहला रही है आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले माइंड में क्लियर रखेंगे, सर अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपसे पूछी जाती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आप कह सकते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्या कह सकते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आप कह सकते हो आपके पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ हम लोग टैली कर सकते हैं कि सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का यहाँ पर आप लोग बस ले रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस हुआ कि सर ये मेटल था, मेटल को आपने फर्स्ट एनर्जी प्रोवाइड की और आपके पास मेटल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करता है, फिर आपके पास क्या था? मेटल आयन था, मेटल आयन को आपने सेकेंड एनर्जी प्रोवाइड की, फिर आपके पास मेटल आयन एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये आपके पास आता है। फिर आपके पास क्या था? मेटल आयन आपके पास था, मेटल आयन फिर आपके पास एनर्जी क्या करते हैं? ये आपके पास एंथैल्पी आप इसको देते हो, आपके पास मेटल आयन में चेंज होता है, फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले 1 नंबर में सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? सक्सेसिव कह ले चाहे सब्लिमेशन कह ले, बात आपके पास एक ही होगी, क्योंकि गैसियस आइसोलेटेड एटम कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन आपके पास लॉस हो रहे हैं ड्यू टू रिक्वायर्ड द एनर्जी, वो क्या कहला रही है आपके पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी। कोई आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलता है, कोई आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलता है। तो पहले बात माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो किसी भी मेटल का अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में, निकालने में जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मैं ये निकाल रहा हूँ तो कुछ ना एनर्जी लग रही है, तो वो एनर्जी क्या कहला रही है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप वही फंडा चलेगा कि भाई लेफ्ट टू राइट आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी या घटेगी, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके पास कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। हाउ टू कैलकुलेट आयनाइजेशन एंथैल्पी, किस तरह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट। तो इनकी अगर आपके पास एनर्जी का सम आप लोग कह सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पूछेंगे, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, फिर दिखाएंगे कि आपके पास किस तरह से टैली कर सकते हैं।
तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को? देखिए, अगर आप कहते हो कि सर हमारे पास फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? मैं यहाँ अगर फैक्टर लिखता हूँ तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? सबसे पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, ये रामबाण है क्योंकि हमने जब पहले डिस्कस किया था तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एटॉमिक साइज। दूसरा आपके पास क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तीसरा फैक्टर आपके पास कौन सा होगा? तो तीसरा फैक्टर मिलेगा आपके पास शील्डिंग इफेक्ट, या आप कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, चाहे स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलिए, आपके पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे स्क्रीनिंग बोले चाहे शील्डिंग बोले। फिर आपके पास मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड एंड पेनिट्रेटिंग पावर। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड और लास्ट आपके पास क्या मिलेगा? पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या लिख रहे हैं इसको? पेनिट्रेशन इफेक्ट। कि पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, बस समझ में आ गई। तो ये 5 फैक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो यहाँ से आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाती है। कि पहली बात तो आपको ये पता लग गया, आयनाइजेशन नाम से पता लग रहा है, आयनाइज करना, निकालना, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी रिक्वायर्ड है। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ से तो निकाल नहीं सकता था, इसको निकाल नहीं सकता था, इसको निकाल नहीं सकता था, तो हमने किसको? मोस्ट लूजली बाउंड, जो बिल्कुल आउटर सेल में था, आउटर इलेक्ट्रॉन में था या आउटर ऑर्बिट में था, तो उसको निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या कहला रही है आपके पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो ये 5 फैक्टर है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपके पास क्या इफेक्ट करते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट करते हैं। किस तरह से इफेक्ट करते हैं? सर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़े, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, या न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो इनको डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर कि अगर आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का जिक्र करते हो कि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी है और एटॉमिक साइज का जिक्र करते हो, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होगा? जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, जितना साइज छोटा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं लेफ्ट टू राइट, ये आपके पास टॉप टू बॉटम का केस हो गया, ये लेफ्ट टू राइट का केस हो गया। जैसे ये लेफ्ट टू राइट है और ये आपके पास टॉप टू बॉटम है, कि टॉप टू बॉटम आप लेके चल रहे हो, सर टॉप टू बॉटम आप दिखाओगे और लेफ्ट टू राइट दिखाओगे। तो यहाँ पर आप 2 बातें जान सकते हो, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ गए थे एटॉमिक रेडियस, जहाँ आपने लिखा था कि अगर आप एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हो तो रेडियस आपको पता है लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था और टॉप टू बॉटम आपके पास इंक्रीज हो रहा था। बस समझ में आ गई? लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा था। अब आपको पता है रेडियस जितना छोटा होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ इस चीज को तोड़िए, इसको तोड़ने में आपको क्या होगा? ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, कम से कम एनर्जी। अगर मैं कल को कहूँ इसको तोड़िए तो आपके पास क्या होगा? एनर्जी ज्यादा लगेगी। यानी अगर आपके पास साइज छोटा है तो आपको पता है कि साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स आपके पास क्या है कि एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो हमने यहाँ लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कि अगर आप लोग लिखते हो कि सर आयनाइजेशन एंथैल्पी, यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लोग आईपी लिख देते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, कि सर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। कि जितना ज्यादा साइज उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, जितना कम साइज उतनी आपके पास ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज जितना छोटा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होगी? इंक्रीज होगी। और अगर टॉप टू बॉटम आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपके पास? डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। कि अगर आपके पास साइज बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए आप साइज बढ़ रहा है, यहाँ से देखिए साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। अब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहाँ पे है? यहाँ पे प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस न्यूक्लियस से और यहाँ इलेक्ट्रॉन तक का देखिए कि इंटरेक्शन आपके पास कम हो गया, तो ऑटोमेटिक यहाँ से इसको लूज करना आसान होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है तो साइज आपके पास क्या हो गया? छोटा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लूज करना क्या होगा? थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये जो कंसेप्ट होगा ये किसका आ गया? ये साइज का कंसेप्ट आ गया।
कि साइज जितना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम, साइज जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। तो पता है लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस आपके पास डिक्रीज होता है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास इंक्रीज होगी। टॉप टू बॉटम आते हो तो आपको पता है कि साइज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए क्या इंक्रीज होगा, और यहाँ आपको पता होना चाहिए क्या डिक्रीज होगा, ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक और डिक्रीज एटॉमिक साइज। तो ये जो कंसेप्ट है ये साइज का है, सारा फंडा इसलिए मैंने आपसे कहा था जब तक आप लोग साइज नहीं पढ़ते, जब तक आप लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस नहीं करते, तब तक कोई फायदा नहीं है, कोई आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आता जब तक हम लोग इनको टैली नहीं करते, राइट। अब चलिए आगे, अगर मैं इसी में आपके पास टैली करूं, ये तो गया साइज का फंडा, क्योंकि आगे हम लोग वेरिएशन जब पढ़ेंगे तो वेरिएशन हम लोग ग्रुप में ही पढ़ लेंगे कि भाई ग्रुप में हम लोग जब टैली करते हैं लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम, तो हम लोग पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को ना लेके एक ट्रेंड पढ़ लेंगे कि भाई ये ट्रेंड ये कहती है लेफ्ट टू राइट आपके पास डिक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करेंगे तो ये भी सेम थिंग कि जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है उतना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सॉरी उतना ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। यानी न्यूक्लियस पे चार्ज जितना ज्यादा होगा तो साइज उतना कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है साइज उतना कम है, और साइज जितना कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये क्या रहेगा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्योंकि एक से लेक्चर लेंगे उसके पास एक 10 मिनट का 15 मिनट का लेक्चर लगेगा पूरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे, वहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट वगैरह सब निकाल के चलेंगे। अभी तो फिलहाल इतना याद रखना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा मिलेगा आपको पता होना चाहिए आपके पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपके पास क्या होगी, ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा विद इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आपको पता है कि उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी आपके पास क्या रहेगी, ऑलवेज ज्यादा रहेगी, ऑलवेज आपके पास एक्सेस रहेगी, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास थिंग आता है वो क्या आता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि सर एक्चुअल में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो 2 पॉइंट समझ में आ गए। एटॉमिक रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग एक जैसा ही कंसेप्ट है, बस यहाँ पर ये फर्क आ जाता है कि ये इनवर्सली है डायरेक्टली है, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज रेडियस उतना कम, रेडियस जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा, जबकि यहाँ पर क्या है जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम, जितना कम एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। तो ये माइंड में क्लियर करके चलना है कि सर ऐसी बातें हमने कहीं पढ़ी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना, याद रहेगा। चलिए अब अगर डिस्कस करते हैं तो आपके पास आता है नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं, जहां जेड इफेक्टिव निकालते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव निकालते हैं तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोल रहा हूँ इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो पहले ये समझिए एक्चुअल में सर ये स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिलिंग इफेक्ट है क्या, पहले हम लोग समझते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, जेड इफेक्टिव में तो बाद में चलेंगे। तो देखिए जब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस ये हो गया, मान लीजिए हम लोग एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके चलते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर एलिमेंट में हमने क्या किया, एक सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है 11 का मतलब 2 8 1, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है क्लियर। जबकि यहाँ आपको पता लग रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, कोई दिक्कत। अब अगर डाटा देखते हो साफ साफ आप देखते हो यहाँ पे कि सर डाटा आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 8, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअल में क्या कर रहा है, अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बताता है कि अगर लास्ट से पहले वाले इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट है, इससे पहले वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है, फिर सुनना मेरी बात, लास्ट से पहले वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है, क्या कह रहा हूं मैं, लास्ट से पहले वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है तो ये वाला जो न्यूक्लियस है ना वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फील नहीं कर पाता। क्या कह रहा हूं मैं, इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फील नहीं कर पाता, कौन, ये न्यूक्लियस। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीन का मतलब रुकावट पैदा करना, यानी इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन बनने नहीं दे रहा, कौन, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो दैट इज स्क्रीनिंग। बस समझ में आ गई। तो स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, कोई रुकावट पैदा करना,
मान लीजिए आपके पास क्या है कि एक छोटा सा बच्चा, एक माँ यहाँ पे बैठी हुई है और आपके पास ये यहाँ पर क्या है, भीड़ है बच्चों की, यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है, यहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है आपके पास, ये वाला बच्चा। अब क्या है कि माँ इसको रेगुलर वॉच कर रही है, देख रही है, रेगुलर देख रही है, रेगुलर देख रही है। तो क्या उसको ले जाना पॉसिबल है? अगर मान लीजिए कोई बच्चा उठाने वाला आ गया और इसको लेके जाना है तो क्या ले जाएगा? कभी भी नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर वॉच कर रही है उसको, उसका इंटरेक्शन रेगुलर बना हुआ है। बट अगर उसी समय क्या हुआ, वहां कुछ बच्चे खेलते खेलते एक भीड़ की फॉर्म में आ गए, इस तरह से एक भीड़ की फॉर्म में, क्लाउड की फॉर्म में आ गए, तो आप देख रहे हैं कि इसका और इसका इंटरेक्शन ब्रेक हो गया, चाहे पल भर के लिए ब्रेक हो। तो क्या उसको ले जाना आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा। तो इसी को जो नाम दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग का मतलब आपके पास क्या हो गया? स्क्रीन रुकावट पैदा करना। क्या हो गया? रुकावट पैदा करना, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए और स्क्रीनिंग समझते हैं कि अगर स्क्रीनिंग को किस तरह से टैली कर सकते हैं। कि अगर आप स्क्रीनिंग को समझना चाहते हो तो हम आपके पास और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये मेरा घर है, मैं आपके पास एक अच्छी सी कॉलोनी में रहता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है। सेपरेट कर लेते हैं क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे बना लेते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहां रहता हूं इस वाले घर पे, राइट, क्लियर। और यहां पर रहता है या रहती है कोई सुंदर सी लड़की जिसका मेरे से इंटरेक्शन है, मेरे से वार्तालाप है, मैं उसको इंटरेक्ट करता हूं, वो मुझे इंटरेक्ट करती है, दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन देम, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी पापी को पता लग गया कि हमारे बीच में कोई ना कोई इंटरेक्शन है, कुछ ना कुछ, वो भी अपनी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक इंटरेक्शन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, तुम्हारे जैसे किसी को पता लग गया होगा, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ रुकावट पैदा करनी स्टार्ट कर दी। लाइक किसी ने कपड़े सुखा दिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने दीवार खड़ी कर दी, तो मेरा इसके साथ इंटरेक्शन क्या हो गया, आपके पास कम हो गया, क्लोज हो गया। बात समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको क्या नाम दे रहे हैं आपके पास? स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम कर रहे हैं, यानी स्क्रीन करना, रुकावट पैदा करना। रुकावट पैदा करना मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट। बात समझ में आ गई कि ये चाहता ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है कि हम दोनों मिले, तो इन्होंने क्या करी, रुकावट पैदा कर दी। वो रुकावट किसी तरह से भी हो सकती है, ठीक है, उसको हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट फिलहाल तो हमें क्या याद रखना है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या रोल है। तो आपको पता है कि देखिए, जितना ज्यादा, यानी लास्ट से पहले वाले सेल में, अगर आपको पता है यहाँ 2 आ रहे हैं, यहाँ 8 आ रहे हैं, यहाँ 1 आ रहा है, तो लास्ट से पहले वाले सेल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया, तो आपके पास क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो गई। अगर जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उतना कम होगा। तो आप यहाँ इसको टैली कर सकते हैं, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। तो यहाँ से हम लोग टैली करेंगे कि सर कितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो आप लोग कितना भी ले सकते हैं कि सर जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी कम होगी। क्या कह रहा हूँ मैं, फिर बस ध्यान रखना, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, उतनी कम होगी। जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं, भाई सोडियम है, पोटाशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है, फ्रेंसेनियम है, हाइड्रोजन ले लीजिए यहाँ पे, सॉरी लिथियम ले लीजिए। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55 और 87, 87। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आपके पास 1s2, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। तो देखिए सब में आपके पास क्या हो रहा है, इसका डिफरेंस देखिए आपके पास 8 का, इसका डिफरेंस 8 का, फिर आपके पास 18 का, फिर आपके पास 18 का, फिर 32 का। तो इनर सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़े, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़े तो टॉप टू बॉटम क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं सर टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, और टॉप टू बॉटम स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होगी, कम से कम। सॉरी, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम से कम होगी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपके पास 32 हो गए, 32 हो गए तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा हो गया, तो लास्ट वाला तो इंटरेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी ज़्यादा। इसलिए जब लेफ्ट टू राइट चलते हो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपके पास कम से कम होता है, जिसको पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं।
और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जितना ज़्यादा यहाँ तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ क्या होगी, डिक्रीज होगी, यहाँ क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। तो ये दोनों कंसेप्ट हम लोग रेडियस में भी, न्यूक्लियर चार्ज में भी, वहाँ भी पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ भी आप लोग टैली कर सकते हैं कि एक्चुअल में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तब जाके स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जब जेड इफेक्टिव निकालूंगा तो आपको बता दूंगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ था, इस चीज को हम लोग इस तरह से टैली कर सकते हैं, राइट। चलिए, ये तो हो गया स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट। अगर आप क्या करते हो कि सर मैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड की बात करूं, कि हमारे को स्टेबिलिटी चेक करनी है किसकी, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की। जैसे अगर हाफ फील्ड आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो और उसका आपको क्या टैली करना हो, स्टेबिलिटी टैली करनी हो, तो अगर आपको पता है कि फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा, उसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी एज कंपेयर टू आपके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कि अगर हम लोग फुल्ली फील्ड की बात करें, दैट इज फुल्ली फील्ड ऑफ इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करोगे इज ग्रेटर देन क्या होगा आपके पास, पार्शियली फील्ड या हाफ फील्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाफ फील्ड ऑफ आईपी। ठीक है, हम लोग इनकी बात करेंगे। तो जैसे आपके पास पहले ले लिया कि भाई आपके पास जैसे नाइट्रोजन है, इनमें आपके पास पार्शियली फील्ड है, एक हम लोग फुल्ली फील्ड का कंसेप्ट ले लें। तो फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होगा उसको, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना यानी उससे इलेक्ट्रॉन को लेना, ये आपके पास क्या होगा, थोड़ा टफ होगा कंपैरेटिवली हाफ फील्ड। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको पता है कि जिसका घर बसा बसाया घर हो उसको उजाड़ना तो महाभारत है, उजाड़ ही नहीं सकते किसी तरह से भी। बात समझ में आ गई? और जिसका पहले ही हो रहा हो, बस माचिस की तीली लगाया हो, कहानी खत्म। बात समझ में आ गई? माचिस की तीली का मतलब बातों से, जैसे लगाते हैं ना लोग बातों से घरों में आग लगा देते हैं, ऐसा वो नहीं। हम लोग तो जनरल लेके चल रहे हैं। पार्शियली फील्ड और फुल्ली फील्ड का मतलब क्या है कि जो फुल्ली फील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया, उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी। पार्शियली फील्ड के कंपैरेटिवली आपको याद रखना है कि सर पार्शियली फील्ड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि चाहे सिंगली ऑक्यूपाई हो, चाहे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो, यहाँ पर एनर्जी आपके पास क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी एज कंपैरेटिवली आपके पास फुल्ली फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपके पास क्या आता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये वैसे जर्नल है आपके पास। पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है, देखिए पेनिट्रेट करने का मतलब होता है भेदना। हमारे पास ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में आपको पता है कि यहाँ पर एस पी डी एफ, ये आपके पास कंसेप्ट होगा। तो अगर आप लोग किसी भी सेल में जाइए, अगर आप लोग फर्स्ट सेल में आते हो, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में, तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसको फिल करेंगे, एस ऑर्बिटल को फिल करेंगे। भाई सबसे पहले अगर आप लोग फिल करते हो तो किसको फिल करोगे, एस ऑर्बिटल को। आप लोग अगर यहाँ से टैली करके चलोगे, सर सबसे पहले फिल करो, देखो एस ऑर्बिटल, देखो एस ऑर्बिटल, देखो एस ऑर्बिटल। आप लोगों ने ऐसे लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही तो कंसीडर करके चले थे कि पहले पहला सेल भरेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये भरेगा। तो किसी भी सेल में ये S is more penetrated than P, then D and then F। S में आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू P, क्योंकि S नजदीक है किसके, न्यूक्लियस के, चाहे किसी भी सेल में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं एल्युमिनियम कंसीडर कर लूं और मैग्नीशियम कंसीडर कर लूं, इसका 13, इसका 12, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ये देखिए यहाँ करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, तो यहाँ पर ये कंसीडर हो रहा है। अब हम लोग देखिए कि आप है कहाँ पे। अगर आप यहाँ देखें ढंग से तो आप है 3p पे, ठीक है, राइट। और यहाँ देखें तो आप किस पे है, 3s पे। क्लियर है? हम लोग यानी किस पे है, थर्ड सेल में है। तो एक हम लोग किस में है, s में, और एक किस में है, p में। तो आपको पता है s इज मोर पेनिट्रेटेड देन p, तो s को ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू p, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, s की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके पास p। बात समझ में आ गई? तो ये बातें कौन बताता है, दैट इज इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो आपको याद रखना है कि सर पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग टैली कर सकते हैं। अगर कोई पूछ ले कि पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो आपको पता है कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा, कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि ऐसा अगर नजदीक है किसके, न्यूक्लियस के, कंपैरेटिवली इसके कंपेयर होगा, ध्यान रखना, सिंगल किसी का नहीं करना, कंपेयर करना हमेशा। तो कंपेयर में क्या मिलेगा आपके पास, दोनों कंपेयर, ये 3p में है, 3s में है, दोनों थर्ड सेल में देख लिए 3s और 3p। तो सबसे मेन बात क्या है, 3s तो नजदीक है किसके,
न्यूक्लियस के, तो 3s इज मोर पेनिट्रेटेड देन 3p, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ से आप टैली कर सकते हैं कि सर अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरह से टैली की जाए तो हम लोग क्या क्या यहाँ पर टैली कर सकते हैं। अब चलिए, पहली बात आपको पता लग गया, सर साइज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, साइज जितना कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा उतनी ज़्यादा होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना कम आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी हमेशा फुल्ली फिल्ड की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड, तो फुल्ली फिल्ड का आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू पार्शियली फिल्ड, पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा है आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम आप लोग सब डिस्कस करके आ चुके हैं कि भाई लेफ्ट टू राइट क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, और भी इनकी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस में देखिए आप लोग क्या रख सकते हो, तो ये एप्लीकेशन थोड़ी याद रखनी है, पर जैसे जैसे यूज़ होगी तो मैं इसको यूज़ करता जाऊँगा आगे कि सर अगर एप्लीकेशंस में आपके पास रखना चाहते हो तो क्या क्या रखना चाहते हो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 4-5 बातें हैं, इसको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। ये आपके पास क्या होगी, तो हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या रख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, राइट। अगर आपको रिएक्टिविटी ऑफ मेटल चेक करनी है तो जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कम होगी। लाइक सोडियम, आपने देखा होगा 9th-10th में सोडियम को हम लोग जनरली खुले में नहीं रखते, क्यों, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम से कम होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सेकेंड थिंग, अगर आप रखना चाहते हो तो आपके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या रखेंगे, आप याद रख सकते हो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड थिंग आपके पास क्या आता है, अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये तो जनरल एक की के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, याद रखने के लिए, अगर कोई +2 का बच्चा इसको देख रहा हो। तो एक हम लोग यहाँ लेके चलेंगे आपके पास, जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी कम, मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी कम होगी। यानी प्रॉपर्टी आपके पास अगर चेक करनी है तो जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ठीक है, अगर हम लोग लेके चले, इनवर्सली कह रहे हैं आपके पास, तो जितना ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास होगी तो साफ सी बात है आपके पास जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो उतनी कम होगी, जितनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है मेटेलिक प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। और एक और कंसेप्ट लेके चलते हैं आपके पास, क्या कि अगर आप लोग लेके चलते हो सर आपके पास बेसिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास जितनी ज़्यादा, बेसिक प्रॉपर्टी उतनी कम। बेसिक का मतलब उसके बेसिक कैरेक्टर से बात होगी। तो ये हम लोग आगे इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग यूनिट आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने क्या पढ़ा अभी, आपने पढ़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी कि भाई एक आउटर मोस्ट सेल से किसी ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो उसकी क्या थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे जी, 5 फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे, साइज, न्यूक्लियर चार्ज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। याद रहेगा किस किस तरह से रिकवर हुए, लेफ्ट टू राइट आपने देखा, टॉप टू बॉटम देखा। पर्टिकुलर केस को भी लेके चलेंगे, वो बट कहाँ लेके चलेंगे जब हम लोग पर्टिकुलर यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी तो फिलहाल इतना कंसेप्ट याद रखेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो कल मिलेंगे हम लोग किसके साथ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के साथ। आप लोग भी देखिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कल टैली करते हैं। थैंक यू।